यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी का यहाँ पर 14 नंबर टेस्ट है, ठीक है, जो 14 नंबर यहाँ पर टेस्ट है इसका, जो खान जीएस क्लासेस है इसका, के जीएस का। तो यहाँ से 14 नंबर टेस्ट को देखेंगे। पॉलिटी का यहाँ पर टेस्ट रहेगा, पॉलिटी का एक टेस्ट मैं करा चुका हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये पॉलिटी का दूसरा टेस्ट है, राइट, यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है, तो दूसरा टेस्ट होगा। और इसको यहाँ से 75% क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे, मतलब 75 क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ से जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो आगे अगले जो पार्ट रहेगा उसमें कवर करेंगे, पार्ट नंबर 2 में, राइट। एक तरह से बोल सकते हो 50% क्वेश्चन इसमें, 50% क्वेश्चन पार्ट 2 में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से जो 14 नंबर टेस्ट है इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर मतलब 62 कर दी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कर दी गई थी, ये की गई थी। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन 1963, ठीक है। भारतीय संविधान के जो हमारा 217 आर्टिकल है उसके 1 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके सेवा जो निवृत्त किया हुआ है 60 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई है, राइट। और 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में यहाँ पर ये बात जो थी, ये इसको जो एज यहाँ पर बढ़ाकर जो 62 वर्ष कर दी गई थी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान के जो आर्टिकल 217 है, ठीक है, 217 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाएगी, राइट। तो यहाँ से पूरा जो हमारा एक स्टेटमेंट है ये, मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ना कि राज्यपाल के द्वारा। गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 1 ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा ये बताना है, ठीक है। तीसरे में पहला, इसका अधिकार क्षेत्र ऐसे मामलों पर नहीं होता है जो किसी भी कानून के अंतर्गत गैर समन्वय अपराधों से संबंधित हों, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी लोक अदालत को ऐसे किसी भी मामले में अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है जो किसी कानून के तहत यहाँ पर गैर समन्वय अपराध संबंधित हो। दूसरा, स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सभी पक्षों में बाध्यकारी होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, ये एक या एक से अधिक सार्वजनिक जो हमारी उपयोगिता होती है सेवाएं, उसे संबंधित मामलों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है या प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थायी लोक अदालत होती है ये एक या एक से अधिक जो हमारी सार्वजनिक उपयोगिता होती है उसकी सेवा पर अधिकार क्षेत्र से प्राप्त होती हैं, जिनमें हवाई, सड़क, जल मार्ग है ना, यात्री से जो माल परिवहन है उसको लेकर, डाक, तार और टेलीफोन सेवा, ये सब इसमें क्या है शामिल होती हैं। तो यहाँ से एक से अधिक यहाँ पर सार्वजनिक उपयोगिता, तो यहाँ से उसका उपयोग कर सकता है। तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें सही है। तीसरे का आंसर पूछा है, सही कौन सा होगा, तो डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और उनके निर्णय के पूर्व जो व्यापी रूप से वैध बनाने के लिए अनुच्छेद 233 यहाँ पर जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोड़ा गया था ये हमारा जो 20वां संविधान संशोधन था इसमें 1966 में 20वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर एक नया जो अनुच्छेद था 233 ए यहाँ पर जोड़ा गया था, जिसे कुछ यहाँ पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए कुछ यहाँ पर निर्णय थे, वो क्या होता उसमें पूर्व से यहाँ पर जो प्रभाव थी उसकी वैधता से यहाँ पर प्रदान की गई थी इनमें, राइट। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। जैसे 5वां नंबर है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका गठन विधिक सेवा जो प्राधिकरण अधिनियम 1987 उसके अंतर्गत किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये प्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है और जिला तालुका स्तर पर जो लोक अदालतें होती है उसका आयोजन करता है। ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि हमारा जो नालसा होता है ये सीधे तौर पर निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान नहीं करता है और ना ही जिला के तालुका स्तर पर यहाँ पर लोक अदालतों का आयोजन करेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश और योजनाएं तैयार करता है ताकि क्या उन्हें उनको लागू कर सके। ये स्टेटमेंट सही है। आंसर कौन सा पूछा है, सही होगा तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से। ये क्या दे रखा है इसमें 4 5 6 7, देखो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा, है ना। यहाँ पे ए होना चाहिए था, इन्होंने क्या लिख दिया 4 5 6 7 लिख दिया इसकी जगह, राइट। यहाँ इसकी जगह 1 होगा, ए होगा, बी होगा, सी और डी, तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करता है आर्टिकल 250। अनुच्छेद 250 संसद को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यह प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा उन विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है जो समांतर राज्य विधायिकाएं होती हैं, जो उनके विशेष क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिससे क्या है, राष्ट्रीय जो संकट के समय यहाँ पर एक समान और प्रभावी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित कर सके। राइट। तो 286 क्या होता है? 286 हमारा जो होता है ये राज्यों को द्वारा वस्तु और बिक्री की खरीद पर लगाने की सीमाओं को संबंधित होता है। 351 क्या होगा? 351 संघ को हिंदी भाषा के प्रचार और विकास को यहाँ पर बढ़ावा देने का निर्देश देता है। और 376 क्या होता है? 376 होता है ये संविधान के प्रारंभ के समय उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उसे संबंधित प्रावधान संबंधित थे। यहाँ से जो करेक्ट आंसर ए 250 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यहाँ पर की गई थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ये जो की गई थी यहाँ पर, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर प्रावधान का अधिकार से इसे केंद्र और राज्य दोनों के कानून को लागू करने का अधिकार प्राप्त था, इससे यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो 1773 था विनियमन, उसके अधिनियम से लेकर के यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कलकत्ता में स्थापित यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें औपनिवेशिक न्यायालय के जो ब्रिटिश शासनकाल में कार्य करता था वो, न कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर शामिल होते हैं। सेकेंड यहाँ से करेक्ट है। आंसर पूछा है तो बी 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, कार्यपालिका के विधायी कार्यों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संसद ऐसे कानून बना सकती है जो विश्व के किसी भी भाग में रह रहे भारतीय नागरिकों को उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। पहला क्या होगा? पहला जो 8वें का स्टेटमेंट हमारे यहाँ से है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज्य विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो उस राज्य की सीमाओं के बाहर प्रभावी हो। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारी गलत, क्योंकि राज्य विधान जो मंडल होता है ये राज्य के संपूर्ण यानी किसी यहाँ पर भाग में कानून बना सकता है। राइट, कौन? राज्य विधान मंडल, ना कि राज्य विधान सभा बोला यहाँ पर। ठीक है, तो और क्या होगा? ये यदि राज्य के जो हमारे विधेयक हैं उद्देश्य के बीच यहाँ पर पर्याप्त संबंध हो तो यहाँ पर कानून राज्य के बाहर लागू हो सकते हैं, है ना। राज्य विधानसभा यहाँ पे ये राज्य विधानसभा नहीं होगा, राज्य विधान मंडल को लेकर यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैं बोला कोई कानून नहीं बना सकता है तो ये गलत है, क्योंकि कानून यहाँ पर बना सकता है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संसद द्वारा निर्मित किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने के लिए विनियमन बना सकता है। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। ओनली 1 3 करेक्ट है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा हमारा 1-3C। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जो अयोग्यताएं निर्धारित है वे पंचायत सदस्य बनने के लिए भी लागू होंगी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बोला, क्योंकि यहाँ पर 243 जो हमारा एफ है उसके अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत के सदस्य चुने जाने या उससे बने रहने के लिए यहाँ पर अयोग्य माना जाएगा यदि वह संबंधित राज्य की जो विधानमंडल है उसके लिए चुनावी संबंधित जो कानून है उसके अंतर्गत यहाँ पे अयोग्य घोषित किया गया हो तो। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है लेकिन 25 वर्ष से कम है तो वह पंचायत को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि पंचायत को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु हमारी 21 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 25 वर्ष। आर्टिकल हमारा 243 का एफ है, इसमें स्पष्ट रूप से इसको उल्लेख किया गया है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, गलत पूछा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, समवर्ती सूची में किसी विषय पर निर्मित राज्य के कानून को किन परिस्थितियों में उसी विषय को निर्मित केंद्र के कानून पर प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का यहाँ से ये सी, जब राज्य कानून राष्ट्रपति के जो हमारे विचारार्थ सुरक्षित रखा गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुका हो, तो क्या सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। ठीक है, हालांकि क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी संसद के पास किसी भी समय उस विषय पर नया कानून बनाकर उसमें राज्य के कानून रद्द करने की शक्ति बनी रहती है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों की तुलना में अधिक व्यापक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय का रीट जो क्षेत्राधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक होता है। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल जो 32 है इसके तहत केवल मौलिक अधिकारों को ही प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 है ना, 226 के लिए यहाँ पर जो अनुच्छेद है उसमें तहत न केवल मौलिक अधिकारों को
परिवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी यहाँ पर रिट जारी कर सकता है, जिसमें मौलिक अधिकारों को कानून से अधिकार शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालय की रिट का क्षेत्राधिकार विशेष नहीं बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ साथ समान रूप से लागू होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ समवर्ती होता है, अर्थात मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए दोनों के साथ यहाँ पर समझ जाया जा सकता है। राइट। हालांकि उच्च न्यायालय में समझ यहाँ पर जो अन्य कानूनी अधिकार होते हैं इसके लिए भी जा सकते हो, और इसके साथ यहाँ पर क्षेत्राधिकार भी अधिक व्यापक होता जाता है इसका। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला करेक्ट है, पहला यहाँ से गलत था। सही पूछा है तो बी करेक्ट हो जाएगा आंसर 11वें का। क्वेश्चन 12, राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देने वाला यह प्रस्ताव अधिकतम 6 महीने तक यहाँ पर प्रभावी रहता है, लेकिन कई बार नवीनीकृत यहाँ पर इसका किया जा सकता है। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष तक यहाँ पर प्रभावी रहता है और इसे कितनी भी बार यहाँ पर नवीकृत कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नवीकरण के बाद 1 वर्ष में अधिक यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो गलत पूछा है तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 बी। क्वेश्चन नंबर 13, समितियों और उनके जो अनुशंसित यहाँ पर राज्य थे इस प्रणाली को लेकर उसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं ये बताना है। देखो, इसमें सम्मिलित है जो वो बताते हैं बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, बलवंत राय मेहता पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, यहाँ से हो जाएगा 2। ये हमारा सही मैच कर रहा है ना, 1 नंबर यहाँ से सही मैच हो रहा है। दूसरा, अशोक मेहता पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली थी, पंचायती राज का एकीकरण नहीं था, गलत हो गया। जेवीके राव समिति क्या थी? ये प्रशासनिक मशीनरी का पंचायती राज का एकीकरण, पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली, गलत है। एमएल सिंघवी समिति, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, ये स्टेटमेंट हमारा आंसर इसका करेक्ट है, सही है। आंसर 1 और 4 तो बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर संसद द्वारा राज्य की सूची के मामलों पर कानून बनाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। 2 या 2 से अधिक राज्य कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य विधानसभाएं बाद में उसे संशोधन कर सकती हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 14 का जो रहेगा ये गलत है। पहली बात गलत है, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधायिकाएं राज्य की सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती हैं तो संसद उस विषय पर कानून बनाने पर संशोधन करने या निरस्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। संबंधित राज्य की हमारी जो विधायिकाएं होती है उस कानून को प्रभावी रहने तक उस विषय पर अपना विधायी अधिकार छोड़ देते हैं, लेकिन संसद द्वारा इन प्रावधान को तहत एक बार कानून बना देने के बाद उसे राज्य की विधायिका होती है उसमें निरस्त या परिवर्तन नहीं कर सकती है। बोला ना, संशोधन कर सकती है, संशोधन नहीं कर पाएंगे। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये बात को आप नोट भी कर सकते हो। ये आप बात जो आपकी है यूपीएससी लेवल तक अच्छे से पूछी जा सकती है, क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस भी पूछ सकता है इस पर, राइट, लिख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई ऐसा राज्य जिसने प्रारंभ में प्रस्ताव पारित नहीं किया है वह बाद में स्वयं प्रस्ताव पारित करके उस कानून को अपना सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इस प्रावधान के तहत निर्मित कानून का एक उदाहरण है। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या है? 2, 3, 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो 15 है इसका हो जाएगा यहाँ से ये गलत है स्टेटमेंट है, क्योंकि संविधान के सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान में हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों के लिए कोई यहाँ पर निश्चित कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकता है, ना कि यहाँ पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेकर, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका दोनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं तो 15 का डी, सही पूछा है तो दोनों का डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर है, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों के प्रयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य को किसी राज्य की सरकार को सौंप सकते हैं, लेकिन केवल उस
रूस राज्य की सहमति से। पहला यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो 258 आर्टिकल है हमारा, उसमें यहाँ पर ये बात बताई गई थी। ठीक है। दूसरा, संसद संबंधित राज्य की जो सहमति उसके बिना संघ सूची के मामले में राज्य सरकार को दायित्व यहाँ पर लागू कर सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। 258 का यहाँ पर 1 ये बताया था और 258 का 2 यहाँ पर ये बात बता रहा है सेकंड वाली में। ठीक है, तो दोनों बातें हमारी करेक्ट हो गई। ये राज्य विधानमंडल की जो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से राज्य सूची के मामले पर संघ में दायित्व का लागू कर सकता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ इसका ये गलत है, क्योंकि इस प्रावधान के तहत बनाए गए जो हमारे कानून हैं उनके उदाहरण में शामिल जो पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 है, उसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जल निवारण अधिनियम, ठीक है, शहरी भूमि को अधिनियम हो जाएगा यहाँ पर, और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, ये सब क्या यहाँ पर इसमें ये इनको मतलब प्रावधान इनके बना सकते हैं, है ना, लागू कर सकते हो। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो 16 का जो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सही क्रम के रूप में दर्शाता है, बताना है आपको। 17 में देखो यहाँ से जो पहला है हमारा ये हो जाएगा ग्राम पंचायत जिला पंचायत परिषद, गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत मंडल परिषद और जिला परिषद, ये भी हमारा गलत है। तीसरा ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हमारा सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, राइट, और जिसमें एक गाँव यह जो यहाँ पर जो गाँवों के जो समूह है उसका शामिल होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया। पंचायत समिति क्या होती है? पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर होता है जिसे ब्लॉक समिति के स्तर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, और इसमें गांव का एक ब्लॉक यहाँ पर शामिल होता है। जिला परिषद क्या होगा? जिला परिषद आपका ये शीर्ष या जिला स्तर पर है जो अन्य 2 स्तरों की देखरेख करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्र सरकार की स्थिति को राज्य सरकारों की तुलना में मजबूत नहीं बताते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 18वें नंबर का पहला स्टेटमेंट। यहाँ से संसद राज्य सूची के किसी विषय पर किसी भी समय कानून बना सकता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद किसी भी समय राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। वह ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही कर सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल हो, है ना, अनुच्छेद 250। राज्यपाल जो राज्यसभा के जो हमारे प्रस्ताव के माध्यम से भी कर सकते हो, हमारा आर्टिकल 250, और राज्यों की सहमति से कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं कर सकते ये, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार अपने विवेक से किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी गलत है, यहाँ पर अपनी इच्छा से यहाँ पर इसको भंग नहीं कर सकते। 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या संवैधानिक तर्ज पर विफलता के आधार पर आप इसको लागू कर सकते हो। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य की सरकारों को कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती का निर्देश दे सकता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तीसरा वाला। ऊपर के दोनों गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा। केवल 3 यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सही है, पहला दूसरा गलत था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पूछा क्या है? सही उत्तर चुनना है ना। 18वें में पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा सही है। तो आंसर हमारा होना चाहिए था यहाँ पर देखो, इन्होंने उनको पूछना चाहिए था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना। तो यहाँ पर गलत होता तो आंसर हमारा 1 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा कौन सा सही है, कौन सा सही, तो तीसरा केवल यहाँ पर नहीं दे रखा है। यहाँ पे इसको केवल 3 मान लो, है ना। बाकी आपको नहीं भी मानना है, तो यहाँ से जो हमारा पहला दूसरा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। अपने अकॉर्डिंग इसको आप समझ लो, जो भी आपको समझना है आंसर ये, या तीसरा यहाँ पर लिख लो, या तो समझ सकते हो कौन सा गलत है इसमें से पूछ रहा है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर है। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अपनाया यहाँ से ये सिक्किम, राइट, और मणिपुर और गोवा। त्रिपुरा ने यहाँ पर नहीं अपनाया, यहाँ से त्रिपुरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 2 3 19 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन राज्य सहयोग के लिए एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अतिरिक्त निकाय नहीं है यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। 21 देखते हैं। जब राजस्थान के नागौर में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22, भारतीय संविधान के अंतर्गत कराधान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, समवर्ती सूची में कोई भी कर संबंधी प्रविष्टि नहीं है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ये बात सही है। अवशिष्ट कराधान शक्ति संसद और राज्य विधानमंडलों के दोनों के पास होती है। सेकंड क्या है? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि 248 हमारा जो आर्टिकल है ये सभी अंतरिक्ष शक्तियाँ जिसमें अपशिष्ट
कर लगाने की शक्ति भी शामिल होती है, विशेष रूप से संसद में निहित होती है। और राज्य हमारी जो विधानसभा होती है उसमें यहाँ पर, विधानमंडल उसमें यहाँ पर नहीं होंगे, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन जो है समवर्ती कराधान शक्ति की यहाँ पर अनुपस्थिति में अपवाद के रूप में सामने आया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो 101वां संविधान संशोधन है जिसके कारण माध्यम से जीएसटी यहाँ पर लागू किया था, ये एक विशेष स्थिति उत्पन्न की थी जिससे क्या यहाँ पर संसद की जो राज्य विधानसभाएं दोनों द्वारा पर जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। पहला क्या होगा, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा होगा यहाँ से विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष हॉब हाउस थे। ठीक है, सेकंड में हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विकेंद्रीकरण थे इस पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष हॉब हाउस यहाँ पर थे। राइट, तो दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 23 का आंसर 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 24, अंतर्राज्यीय नदी प्राधिकरण द्वारा उत्पादित बिजली या जल पर जो कर लगाने वाले जो कानून थे उस पर प्रभावी करने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सहमति की आवश्यकता होगी यहाँ से ये भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, आर्टिकल हमारा जो 288 है, ठीक है 288 है, उसमें यदि कोई राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्यीय नदी है या घाटी हमारी है उसकी प्राधिकरण से संबंध में पानी या बिजली को लेकर के कर लगाने का कानून, ऐसा कानून अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ से जो राष्ट्रपति है तो उसमें क्या करेगा, इसकी स्वीकृति अगर मिलेगी तो ही यहाँ पर ये प्रभावी होगा। ठीक है, तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसकी सरकार के दौरान सितंबर 1991 में लोकसभा में संशोधन कर नगर पालिका विधेयक प्रस्तुत किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी, पीवी नरसिम्हा राव। 26 यहाँ से सूची होगा, सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 268 आर्टिकल 268, राइट 268 हमारा केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जो हमारे, लेकिन यहाँ पर राज्यों द्वारा संग्रहित यहाँ पर जो विनियोजित शुल्क होते हैं उसके लिए प्रावधान करता है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, 26 का जो मैच करेगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका ए का 2। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है यहाँ से 269 आर्टिकल है, आर्टिकल 269, ये क्या होगा 269 यहाँ से हो जाएगा आपका जो बी नंबर है इसका, ये ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए थे और एकत्र किया था, लेकिन यहाँ पर राज्यों द्वारा सौंप दिया थे। आर्टिकल 269 120वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, राइट, और अंतर्राज्यीय व्यापार को जीएसटी को लेकर शामिल था। ठीक है, तो हमारा 101 जो है यहाँ पे जो 269 का ए हो जाएगा जीएसटी को लेकर के, तो यहाँ से ये सामने मैच कर रहा है सीधा सा सी का 3 है ना। आगे देखते हैं, चौथा आर्टिकल 270 ये सामने भी मैच कर रहा है, तो यहाँ से ये इसका हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 कैसे किया गया था, ये 243H से लेकर 243ZT तक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार 275 के अनुसार राज्यों को वैधानिक अनुदान जो होते हैं हमारे किस आधार पर प्रदान किए जाते हैं। ये वैधानिक जो हमारे अनुदान होते हैं ये प्रदान किए जाते हैं वित्त आयोग की सिफारिश पर। ए यहाँ से इसका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल हमारा 275 है इसमें राज्यों को वैधानिक अनुदान देने की यहाँ पर प्रावधान किया गया, जैसे कि संसद में निर्धारित यहाँ पर करती है और उन्हें सहायता की आवश्यकता करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा 28 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था जो पीआरए होते हैं उनका राजस्व का स्रोत नहीं है। जो राजस्व यहाँ पर स्रोत नहीं है पंचायती राज का, यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर 29 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। डी में क्या है, देखो डी में बोला है कि यहाँ पर जो ग्राम सभा है उसके स्वामित्व वाले जो हमारे प्रमुख खनिज होते हैं उसकी बिक्री पर जो हमारे प्राप्त आय होते हैं, इसमें यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे जो क्वेश्चन था इसके हिसाब से जो आंसर होगा इसका डी नंबर यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। 29 यहाँ पर है कि जो हमारा कौन से ऐसे पंचायती राज संस्थान है जो राजस्व का स्रोत नहीं है, राइट, जो राजस्व का स्रोत यहाँ पर नहीं होगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा इसका ग्राम सभा की जो स्वामित्व हमारे होते हैं इसके प्रमुख खनिजों की बिक्री से प्राप्त आय। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग जो ARC है उसके संबंध में विचार करना है।
ये इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। पहला क्या होगा, 30 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है, क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यहाँ पर 1966 से 1970 अध्यक्ष यहाँ पर मोरारजी देसाई ने की थी। सही है। आयोग ने केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन करने के लिए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक अध्ययन जो दल का गठन किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, इसने अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। तीसरा भी करेक्ट है। चौथा, केंद्र सरकार ने आयोग द्वारा केंद्र राज्य के संबंध में दी गई यहाँ पर जो अधिकांश सिफारिश थी उसको लागू किया था। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो हमारे प्रशासनिक सुधार थी आयोग की सिफारिशें पर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई थी। ये बोला कि ज़्यादातर यहाँ पर लागू किया गया था, गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं की गई थी, गलत हो जाएगा। आंसर पूछे सही तो 1 2 3 बी यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे जिसने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी? करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा बी, अभी बताया मोरारजी देसाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 32, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग मुख्य रूप से भारत में केंद्र राज्य संबंध को संबंधित नहीं थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इससे संबंध में नहीं थे ये वेंकटचलैया आयोग, सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, मुख्य रूप से भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर सरकारी आयोग, राजमन्नर और पुंछी सभी इससे संबंधित थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33, लोकपाल सर्च कमेटी के सदस्यों में से कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं यहाँ पर होनी चाहिए थी, अनिवार्य थी? करेक्ट आंसर 33 का आंसर होगा आपको 50%। 50% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 34 नंबर को। 34 यहाँ से, भारतीय संविधान के तहत ऋण लेने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्र सरकार भारत के भीतर और विदेश से ऋण ले सकती है, लेकिन केवल संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी ये बात बताई गई है ये आर्टिकल 292 के तहत यहाँ पर इसमें व्याख्या किया गया इसका। ठीक है, दूसरी बात, राज्य सरकार संबंधित राज्य विधानमंडल की मंजूरी से भारत के भीतर और विदेश से ऋण ले सकती है। सेकंड हमारा गलत है, क्या बताया गया कौन सा आर्टिकल है, 293 आर्टिकल है, उसमें बताया गया किसके तहत राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो सीमा है उसके अधीन यहाँ पर राज्य की समेकित निधि से सुरक्षा पर भारत से भीतर उधार ले सकती है। हालांकि संविधान राज्यों के देश के उधार लेने की शक्ति यहाँ पर इसमें नहीं देता है। ठीक है, तो बाहरी उधार लेना आमतौर पर केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरा, यदि किसी राज्य पर पहले से ही केंद्र सरकार का ऋण बकाया है तो वह केंद्र अनुमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा सही है, क्योंकि 293 जो है आर्टिकल उसका 3 नंबर में यहाँ पर ये बात बताई गई है। राइट, तो तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। चौथा, केंद्र द्वारा किसी राज्य को दिया गया कोई भी ऋण भारत की संचित निधि पर भारित होता है। चौथा क्या होगा, चौथा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये बताया गया 293 का 1 में बताई गई बात। ठीक है, तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। पूछा क्या सही कौन सा, तो 1 3 4 ए 34 का करेक्ट आंसर है। 35, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए आवश्यक मानदंड नहीं है? ठीक है, आवश्यक मानदंड जो नहीं होगा ये हो जाएगा, लोकसभा या विधानसभा जो है उसके पास आम चुनाव से कम 4 राज्यों में डाले गए जो मत हैं उसको 8% मत यहाँ पर प्राप्त करना होगा। ये हमारा मानदंड इसमें नहीं शामिल किया गया है। राइट, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय जल विवाद जो हमारे न्यायाधिकरण है इसके गठन के कालक्रम को सबसे पहले और सबसे बाद तक यहाँ पर बताना है आपको। देखते हैं इसको 36 को। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 है ना, पहला कृष्णा आएगा तो हमारा सेकंड जो बात है पहले आ जाएगी। कृष्णा जल विवाद जो हमारा था 1969 ये। उसके बाद आएगा आपका यहाँ से रावी व्यास जो हमारा न्यायाधिकरण है 1986 कौन सा, चौथा। ठीक है, ये कौन सा था, दूसरा। उसके बाद कौन सा आएगा, वंशधारा न्यायाधिकरण, वंशधारा जो हमारा अधिकरण है न्यायाधिकरण है ये हो जाएगा आपका 2010। कौन सा नंबर था ये तीसरा नंबर है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद जो बचेगा हमारा कौन सा, ये महानदी न्यायाधिकरण 2018 में चौथा। मैच करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर 36 का आंसर हमारा डी यहाँ से मैच कर रहा है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक सक्रियता और
न्यायिक पुनरावलोकन के बीच अंतर को सबसे अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का आंसर जो स्पष्ट करता है ये हो जाएगा इसका आंसर। न्यायिक सक्रियता में न्यायाधीश न्यायिक पुनरावलोकन के शामिल संवैधानिक जो हमारी व्याख्या उससे आगे चल जाकर यहाँ पर नीति को आकार देता है। ये हमारा क्या है इसका अच्छी तरीके से इसको स्पष्ट कर रहा है। तो बी हमारा 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे संविधान के अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के तहत अधिनियमित किया गया था। पहला क्या होगा 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा नदी बोर्ड का मुख्य कार्य संबंधित सरकारों को अंतर्राज्यीय नदियों के और घाटियों को विनियमन और विकास पर परामर्श देता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नदी बोर्ड स्थापना यहाँ पर की जाती है। इसकी तीसरा स्टेटमेंट से गलत है क्योंकि यहाँ पर नदी बोर्ड स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नहीं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है तो आंसर सही पूछा है तो ए 38 का करेक्ट आंसर है। 39 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है। भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता में से कौन सी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगी सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये यहाँ पर इसमें नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन 40 पुंछी आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पुंछी आयोग की स्थापना 2007 में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए यहाँ पर की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। इसने सिफारिश की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद को समवर्ती सूची मामले में प्रबंधन में लेखा परीक्षा की भूमिका जारी रखनी चाहिए। सेकंड क्या होगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा इस आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र राज्य जो समन्वय है इसको मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं उसके रूप में राज्यपाल की भूमिका को बरकरार रखा जाना चाहिए। तीसरा हमारा से गलत है क्योंकि यहाँ पर आयोग ने राज्यपाल की भूमिका को जो हमारे विश्वविद्यालय हैं ठीक है उनके कुलपति के रूप में यहाँ पर बनाए जाने की अनुशंसा नहीं की थी, तो ये गलत हो गया। इस आयोग ने अनुच्छेद 356 में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि क्या दुरुपयोग को सीमित करने के लिए यहाँ पर SR बोम्बईवाद जो था उसमें भारत संघ के फैसले को दिशा निर्देश में शामिल किया जा सके। चौथा क्या होगा, चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 2 और 4 यहाँ से सही हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन 41 यहाँ से निम्नलिखित में से किसने 1947 में पहली बार न्यायिक सक्रियता शब्द गढ़ा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी, आर्थर सेलेंसिंगर जूनियर ने। 42 भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के जो हमारे उपाय हैं उससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। गलत स्टेटमेंट हमारा जो होगा ये बोला कि जो संविधान है ये निर्वाचन आयोग के सदस्यों की निष्पक्षता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए उनकी पात्रता और कार्यकाल पर निर्धारण करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से इसका गलत होगा तो आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, गलत स्टेटमेंट पूछा। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं जो निर्वाचन आयोग यहाँ पर स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वप्रेरणा से कार्रवाई नहीं कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है। दूसरी बात बिहार में लोकायुक्त का पद 1974 में स्थापित किया गया था, यह भी स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका सही हो जाएगा। सही पूछा है तो सी। 44 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल है। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल है कौन, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 44 का एक तो जाएगा प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, राइट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विधान जो मंत्रिपरिषद उसके कैबिनेट में इस समय 6 मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत जो किए जाते हैं वो सभी राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 4 हैं ये हमारे अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। तो ए यहाँ से 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनके लिए अनिवार्य जो नहीं है ये बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इन राज्यों में कोई व्यक्ति जो होता है वो न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं यहाँ पर है और उसे लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 किस अनुच्छेद में पूर्ण विश्वास और मान्यता खंड शामिल है जो भारत के पूरे क्षेत्र में केंद्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों को अभिलेख को लेकर न्यायिक कार्यवाही को लेकर मान्यता देने का आदेश देता है। कौन सा आर्टिकल है, पूर्ण हमारा विश्वास और जो मान्यता खंड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का आर्टिकल 261 जो हमारा आर्टिकल है ये पूर्ण विश्वास और मान्यता खंड शामिल है जो ये अनिवार्य करता है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के जो सार्वजनिक कृत्य हैं, अभिलेख हैं और न्यायिक कार्रवाई उनको यहाँ पर पूर्ण विश्वास करने को मान्यता देगा।
47 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, एक तदर्थ न्यायाधीश को अन्य कर्तव्यों की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने का प्राथमिकता देना अनिवार्य होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो 47 है इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण समक्ष यहाँ पर वकालत और विधि के कार्य नहीं कर सकते हैं। एकदम सही बात बता रहा है दोनों, है ना। आंसर क्या होगा 47 का आंसर गलत पूछा है तो डी, क्योंकि दोनों बात सही है हमारी, गलत तो कोई है नहीं, तो आंसर हमारा डी, कोई गलत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान के तहत व्यापार वाणिज्य और गमनागमन से संबंधित प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट हमारा 48 का होगा ये हो जाएगा, राज्य विधानमंडल अन्य राज्यों से आयातित जो वस्तु हैं उस पर कर लगा सकता है, भले ही राज्य में निर्मित ऐसी वस्तुएं ऐसे करों से मुक्त हों। ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो देखो दूसरे राज्यों से आयातित वस्तुओं पर राज्य के भीतर उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव करने के विशेष रूप से रोकता है। यदि राज्य में निर्मित वस्तुएं ऐसे कर से छूट दी जाती है तो यहाँ पर राज्य आयातित वस्तुओं से कर नहीं लगा सकता, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर 48 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 49, निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के 73वें संविधान संशोधन का महत्व नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का सी, इसे उच्च स्तरों पर सत्ता का जो हमारे केंद्रीकरण होते हैं उसके सहभागी लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में इसे लोकतंत्र ने बदल दिया। ये स्टेटमेंट क्या होगा इसका, ये महत्व इसका नहीं बताता है। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा जो 1992 का जो 73वें संविधान संशोधन है उसका ये महत्व नहीं है, जो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट बता रहा है सी नंबर में। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आपका पहला भी बात यहाँ पे सही है, इसको लेकर के इसका भी महत्व है, और ये डी नंबर है इसका भी यहाँ पर महत्व है, लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय स्तर के जो सहभागी लोकतंत्र है इसको यहाँ पर लोकतंत्र में बदल देना इसका ये महत्व को नहीं बताता है। ठीक है, ये बात हमारी इसका मतलब इससे गलत है, अलग है। बाकी तीनों बातें इसकी करेक्ट है, ए, बी और डी। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत पूछा है। ठीक है, देखो गलत स्टेटमेंट जो हमारा 50 का है ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये अपने विवेक से प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकारी की नियुक्ति करता है। ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका ये सुनिश्चित करती है कि नियुक्त या व्यक्ति जो उपयुक्त होता है, लेकिन जो हमारे सीईओ होते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति करने का एक तरफा एक विवेकाधिकार उसके पास नहीं होता है। आप एकदम से इसको परामर्श मतलब किसी से परामर्श लेकर के आपके जो रहेगा उससे करोगे। राइट, तो यहाँ पर अपनी जो माइंड या स्वविवेक से आप इसको नियुक्ति नहीं कर सकते हो, तो ये गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, पूछा गलत इनमें से कौन सा, तो सी स्टेटमेंट हमारा से गलत है। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास दुनिया की किसी भी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का बी, आर्टिकल 316, विशेष रूप से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी उसके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबोधित करता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी जल से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र से बाहर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करता है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये इसको इससे बाहर करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 54 है, संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी उसके बारे में बताना है। ये संविधान में यह प्रावधान है कि यूपीएससी में कम से कम आधे सदस्य ने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक पद संभाला हो। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है, सही बात बोला। आर्टिकल जो हमारा 316 का 2 है उसमें बात बताई गई थी। दूसरी बात, राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को दुर्व्यवहार के लिए तभी पद से हटा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय जांच के माध्यम से आरोप की पुष्टि कर देगा, तब, है ना। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी करेक्ट है। 317 आर्टिकल जो है उसका यहाँ पर 1 में बताई गई थी बात ये। तीसरी बात, यूपीएससी के सदस्य दुर्व्यवहार की जांच के दौरान राष्ट्रपति उस सदस्य को तब तक निलंबित नहीं कर सकता जब तक सर्वोच्च न्यायालय की अपनी अंतिम राय ना दे देगा। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि देखो आर्टिकल 317(2) में यहाँ पर ये बात बताई गई थी कि जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को दुर्व्यवहार की जांच के दौरान अध्यक्ष सहित यहाँ पर यूपीएससी सदस्य को निलंबन करने की अनुमति देता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर जब आप इसकी अंतिम रिपोर्ट दोगे तब, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 है, निम्नलिखित में से
किस मामले में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से ये किया गया था मारबरी बनाम मेडिसिन, इसके मामले पर किया गया था इसके मामले में, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 56 निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का जो हमारा शामिल नहीं था ये हो जाएगा इसका ए स्टेटमेंट, जैसे कि आपका पहला कर लगाने की अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को हस्तांतरित की गई और उनकी राजकोषीय स्वायत्तता बढ़े, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और यहाँ से गलत एक और है, कौन सा? यहाँ पर जो तीसरा है, राज्यपाल को मंत्री परिषद के बर्खास्त करने की शक्ति होनी चाहिए भले ही उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो। ये हमारे स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सरकारी आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं थे। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से नहीं शामिल है। कौन से शामिल है? ये 263 के तहत अंतर जो हमारी राज्य परिषद है इसको स्थायी रूप से स्थापित करेगा, ठीक है, और 356 के तहत उपयोगी केवल दुर्लभ असाधारण स्थिति में इसको उपाय को लेकर के प्रयोग करेगा। तो दो बातें यहाँ से इसमें शामिल थी और ये दोनों यहाँ से पहला तीसरा गलत है, इसकी सिफारिश में शामिल नहीं है ये, राइट। तो आंसर हो जाएगा 56 का 2 और 4, राइट। देखो आपको ये याद रखना है कि हमारा कुल मिलाकर के सरकारी जो आयोग है इसमें कौन कौन सी सिफारिश की गई थी उसको लेकर के, सिर्फ वो बातें आपको याद रखना कौन कौन सिफारिश की गई थी और कौन सी नहीं हो तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी। जो मैं आप ये नहीं पढ़ोगे कि हाँ ये नहीं था तो यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। अगर याद होंगी तो आप यहाँ से इसको गलत मार दोगे, राइट। सिंपल सी बात है। करेक्ट आंसर 56 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ना। 56 का पूछा क्या? सही उत्तर पूछा है ना, तो पहला गलत था और यहाँ से हमारा तीसरा गलत था ना। पूछा क्या था? सही उत्तर चुनना है ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका चौथा सही था, दूसरा सही था। सही नीचे दिए कुछ सही उत्तर चुनना है तो 2 और 4 होना चाहिए ना, बी यहाँ से होगा, लेकिन आंसर इसमें ए दे रहा है। आंसर से चलो कुछ भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ से जो पहली बात थी वो गलत थी और तीसरी बात भी गलत, तो दूसरी चौथी बात हमारी करेक्ट है, तो आंसर हिसाब से आएगा 2 4 हमारा बी में, राइट। 57 नंबर, उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। इनके पास नौवहन और न्यायालय की अवमानना के मामले पर मूल अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। पहला क्या होगा 57 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके पास संसद द्वारा अधिनियमित कानून की संवैधानिक वैधता तय करने की शक्ति भी होती है, ये भी बात हमारी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसके पास शक्ति होती है और उसके विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को लेकर संवैधानिक वैधता पर निर्णय ले सकते हैं। तो दोनों बात यहाँ से 57 की करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारी न्यायालय की जो शक्तियाँ होती है उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में दोनों बातें एकदम सही है। 58, यूपीएससी से परामर्श से जुड़े मामले यदि नियम के तहत बाहर किया जाता है तो ऐसे नियमों को संसद के दोनों सदनों के साथ समझ कम से कम कितने दिन तक यहाँ पर अलग रखा जाना चाहिए, है ना। ये कितने दिनों तक यहाँ पर रखा जाना चाहिए, सबके समझ और इनको अनिवार्य होना चाहिए इससे। तो आंसर हमारा 58 का आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी, 14 दिन तक, ठीक है। संविधान के आर्टिकल हमारा जो 320 का 5 है, इसके तहत हमारा जो राष्ट्रपति है यह राज्यपाल कुछ मामलों में यूपीएससी या एसपीएससी जो होता है स्टेट पीसीएस में, ठीक है, उसको भेजे गए हमारे जो प्रस्ताव उसको रोकने के लिए नियम बना सकते हैं, जैसे कि अस्थायी नियुक्तियाँ। हालांकि यहाँ पर इन नियमों की निगरानी के लिए सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 14 दिन तक यहाँ पर संसद के प्रत्येक सदन में समझ रख सकते हो आप, ठीक है। 59, कौन सा अनुच्छेद संघीय मुद्दों के जो हमारे न्यायिक समीक्षा के लिए केंद्र राज्य जो अंतर विवाद है उसके न्यायालय द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का बी, आर्टिकल 131, ठीक है। 131 जो आर्टिकल है ये भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच यहाँ पर जो कानूनी विवाद है उस पर हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनन्य यहाँ पर मूल अधिकारों को यहाँ पर अधिकारता प्रदान करता है, ठीक है, याद रखना है। बी यहाँ से 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 131। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुंछी आयोग ने निर्णय लेने की शक्ति को लेकर एक साथ अंतर राज्य व्यापार को लेकर वाणिज्य उद्योग की स्थापना की सिफारिश की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से बी, आर्टिकल 307। 61, जिला न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह सिविल और आपराधिक मामलों के मूल अपीली और दोनों अधिकार को लेकर यहाँ पर क्षेत्र का प्रयोग करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 61 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसे आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी सजा यहाँ पर देने का अधिकार होता है। सेकंड क्या? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें हमारे करेक्ट है, तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि 61 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। पूछे सही कौन सा है तो सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 62। यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे में मैचिंग एक सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। राजस्थान हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र परिषद, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र परिषद राजस्थान हो गया। उत्तराखंड ये मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर। उड़ीसा आपका हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद,
ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ये तेलंगाना आपका हो जाएगा यहाँ से दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो यहाँ से आंसर उसका हो जाएगा 62 का डी सही मैच कर रहा है। 63 दल बदल विरोधी कानून जो है निम्नलिखित में से उसमें से कौन सा उससे लाभ है, ठीक है। ये पहली बार राजनीतिक दलों को स्पष्ट जो संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा जाएगा, ये करेक्ट है, सही बता रहे हैं। दूसरा, ये विलय के माध्यम से विधायिका में लोकतांत्रिक जो पार्टी होती है उसकी पुनर्गठन होता है, उसको सक्षम बनाता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, राजनीतिक हमारे स्तर पर भ्रष्टाचार कम होता है और साथ ही अनियमित जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें होने वाले जो गैर विकासात्मक व्यय है वो भी कमी होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर यही पॉइंट सेम यहाँ से नीचे बोला है। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट है। दल बदल जो हमारे विरोधी कानून है उसको लेकर के जो लाभ हैं, तीनों यहाँ पर लाभ हो सकते हैं। तो 63 का आंसर डी करेक्ट है। 64 भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। असहमति की स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अन्य चुनाव आयुक्तों की जो अधिभावी शक्तियाँ हैं वो होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अन्य चुनाव आयुक्तों की अधिभावी शक्तियाँ पर नहीं होती है। चुनाव आयोग 1993 से 3 सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष के जो भी पहले वो यहाँ पर होता है, ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इसमें 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है, 5 वर्ष यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 और 4 गलत है, सही पूछा है कि उत्तर किसका कौन सा होगा, 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 मतलब 64 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से बी। 65 यहाँ से 65 क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लोक अदालत के मामले में अधिकार क्षेत्र के कौन सा बाहर रखा गया है। देखो, लोक अदालत में हमारा जो अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, तलाक संबंधी जो मामले इनको यहाँ से बाहर रखा गया है, ठीक है। भूमि अधिग्रहण मामले और बैंक वसूली जो बताया हमारे लोक अदालतों के द्वारा उठाए जा सकते हैं इसमें से, ठीक है, जो यहाँ पर वसूली के मामले उठा सकते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर ये सिविल मामले होते हैं जिन्हें पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर जो तलाक संबंधित मामले होते हैं ये लोक अदालतों से अधिकार क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। ये विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1987 और नालसा जो हमारे हैं उसके दिशा निर्देश में यहाँ पर कहा गया था कि तलाक संबंधित मामले किसी कानून के तहत यहाँ पर समझौता योग्य नहीं होंगे, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 2 यहाँ से करेक्ट हैं हमारे, जो यहाँ पे मतलब जो रहेगा कि ये इनके अंदर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पूछा कि बाहर रखे जाए कौन सा बाहर से, तो हमारा ये वाला बाहर है तीसरा, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अब से पूछता अगर कि कौन कौन इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर रखे गए, तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट होता, ठीक है, तो आंसर बी। 66 भारतीय संविधान के तहत राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, SPSC जो यहाँ पर है उसके बारे में बोला है, इसके कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्षों तक पद पर रहना अनिवार्य होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। 316 का 2 जो है आर्टिकल, इसके पास यथा संभव जो प्रत्येक लोक सेवा आयोग है उसके आधे से अधिक सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनके भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक यहाँ पर पद संभाला हो, ठीक है। यहाँ पर बोला है कितना, ये कम से कम 5 वर्षों तक, गलत हो जाएगा। SPSC का अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्षों की अवधि तक या 65 वर्ष की अवधि तक यहाँ पर जो भी पहले हो उस पर पद पर बने रहते हैं, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो SPSC उसके अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की हो, यहाँ पर 65 नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं 66 की, आंसर सही पूछा है तो डी, कोई सही नहीं है। 67 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये राज्य सरकारों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर को कस्बे और पारंपरिक जो हमारे पारिवारिक जो न्यायालय होते हैं उसको स्थापित करने का आदेश देता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ये पति पत्नी और उसमें से किसी एक जो संपत्ति या दोनों की जो संपत्ति है उसमें से संबंधित मामले से निपटता है। मतलब कहने का कि यदि पति पत्नी है उनमें किसी एक या दोनों की संपत्ति से संबंधित मामले से निपटता है ना, तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें हमारे यहाँ से क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये पारिवारिक जो न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र में रखता है या अधिकार क्षेत्र में इसको दायरा बढ़ाता है, तो ऐसे दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा 1 और 2, 67 का सही है, सी। 68 यहाँ से राज्य लोक सेवा आयोग SPSC की भूमिका के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की जो व्याख्या है उसके संबंध में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये जिन मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग SPSC से परामर्श आवश्यक होता है उनमें सरकार द्वारा परामर्श न लेने की उनका यहाँ पर निर्णय अमान्य माना जाएगा। पहला क्या होगा, पहला एकदम सही है। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है SPSC द्वारा चयन किया जाना चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति और कोई कानूनी अधिकार प्रदान
नहीं करता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एसपीएससी होते हैं, स्टेट हमारा जो पीसीएस है, उसके द्वारा चयन पर जो हमारी उम्मीदवार होता है उसको पद पर कोई अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर एसपीएससी की परीक्षा आयोजित करता है और राज्य की सेवाएं जो आर्टिकल 320 के लिए यहाँ पर उम्मीदवार की सिफारिश करता है, और अंतिम नियुक्ति या निर्णय सरकार के पास होता है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, 68 का करेक्ट हो जाएंगे, आंसर सी। 69, जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में नियुक्त तारकुंडे समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित थी 69 की चुनावी सुधार से। 70, 1951 में गठित भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का बी, केसी नियोगी, राइट। 71, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील के लिए 20,000 रुपये की मौद्रिक सीमा को हटा दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, ऐसे ये 30वां संविधान संशोधन हमारा जो था 1972 इसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा, आर्टिकल 279 का ए, ठीक है, 279 का ए और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, राइट। तो इसका इस टाइप से देखो, यहाँ पर जो 72 क्वेश्चन थे 72 वो मैंने टेस्ट नंबर 14 के कवर कर लिया, राइट। अब स्टार्ट करेंगे जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 ही रहेगा, उसका क्वेश्चन नंबर 73 से पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको एंड करते हैं 72 तक, यहाँ पर इसको देखते हैं। उसके बाद जो 73 से क्वेश्चन रहेगा, 73 क्वेश्चन से लेकर 150 तक वो हम लोग पार्ट नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 यहाँ से कल करा देंगे आपको, राइट। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। देखो यहाँ से जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो अच्छी बात है, जो मैं यूपी पीसीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, यूपी पीसीएस को टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, वो भी आप क्वेश्चन शामिल कर सकते हो अपने बीपीएससी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि जो यूपी पीसीएस पूछेगा वो बीपीएससी ना पूछे, क्योंकि कुछ हमारे नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं और इंटरनेशनल होते हैं, वो उसमें भी शामिल हैं, राइट। वो सब आपको ऐसे कवर करते हैं। जितने देखो जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आप लगाओ, राइट, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ से एंड करते हैं इसको। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे जुड़ के भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।